नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी 8th क्लास की, उसके तीसरे टॉपिक को देखेंगे। तो तीसरा टॉपिक भी जो हमारा जो है किससे संबंधित है, वो स्थल का बदलता हुए स्वरूप से संबंधित है। यानी कि जो लैंड फॉर्म होता है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, उसके भाग 2 से जो है संबंधित है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने भाग 1 को देखा था, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम भाग 2 को देखेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो दे रखा होता है वो कुछ टर्मोलॉजी दे रखी होती हैं, परिभाषाएं दे रखी होती हैं जो चैप्टर से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे दे रखी है पहली परिभाषा, हिमानी क्या होती है। तो हिमानी क्या होता है, हिम और बर्फ का गतिमान विशाल पिंड, यानी कि बहुत बड़ा जो है टुकड़ा होता है बर्फ या फिर हिम का, जो क्या होता है गतिमान होता है, यानी चल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हिमानी। और हिम आवरण क्या होता है, अधिक समय तक बर्फ और हिम से ढके हुए विशाल क्षेत्र, यानी कि कोई क्षेत्र है, मान लो कोई एरिया है और वो बहुत लंबे समय से जो है बर्फ और हिम से ढका हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हिम आवरण। तो चलिए चैप्टर को देख लेते हैं पहले। तो चैप्टर में देखिए क्या दे रखा है, पहले दे रखा है हिम का अस्तित्व, ठीक है। तो हिम का अस्तित्व हम देखते हैं। तो जैसा कि तुम जानते हो कि बर्फ और हिम सदा क्या है, अति शीत क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा तापमान होता है वहीं पे आपको मिलेगा बर्फ और हिम। क्या तुम बता सकते हो कि जहाँ बर्फ और हिम स्थायी रूप से मिलते हैं वहाँ के वायुमंडल का अधिकतम तापमान क्या होगा, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। फिर ऐसे क्षेत्र जिनमें अति शीत जलवायु मिलती है सामान्यतः ध्रुवों के पास स्थित होते हैं। तो जहाँ पे ठंडा होगा वो कहाँ चीज़ें होती हैं, ध्रुव पे होते हैं, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी है आपकी ये, ठीक है। इधर नॉर्थ दिशा है, इधर साउथ डायरेक्शन है। तो इधर जो है इसको, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमेशा क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है, क्योंकि सूर्य आपका यहाँ पे चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं बहुत ही कम पहुँच पाती हैं। तो सूर्य की किरणें अगर कम पहुँचेंगे तो यहाँ का तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत ही ठंडा रहता है, शीत रहता है। तो यहाँ पे जलवायु कैसी होती है, शीत जलवायु मिलती है आपको, ठीक है। फिर क्या है, विषुवत वृत्त के निकट भी वे अति उच्च स्थानों पर मिलते हैं, यानी कि जो बर्फ होती है। अब आप सोचेंगे कि विषुवत रेखा तो आपकी ये 0 डिग्री यहाँ पे हो गई आपकी, ठीक है। तो आप सोचेंगे यहाँ पे तो बर्फ नहीं मिलेगी, लेकिन मिल सकती है अगर यहाँ पे क्या है, कोई बहुत ऊंचा पर्वत हो, पठार हो, यानी कि बहुत ऊंचा पर्वत होना चाहिए या फिर पठार होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है एक ज्वालामुखी से बना हुआ पठार है, आपको सॉरी पर्वत है, कौन सा है, किलिमंजारो, ठीक। तंजानिया एक देश है, तो तंजानिया देश में जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम है किलिमंजारो। उसकी हाइट बहुत ही अधिक है, जिसकी वजह से क्या है, ऊंचाई पे जैसे जैसे तापमान क्या होगा आपको पता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे आते हैं तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे ही क्या, अगर हजारों किलोमीटर ऊंचे पर्वत हैं तो वहां पे ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तापमान इतना कम हो जाएगा, तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगी, बर्फ मिलेगी, यानी शीत जलवायु मिलेगी वहां पर भी, जैसे ध्रुवों पर मिलती है। इस तथ्य को तुम किस प्रकार समझा सकोगे, तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है, कैसे वैसे होता है ऊंचाई पे क्यों, जिससे तापमान कम होता है, और ध्रुवों पे तापमान कम क्यों होता है, तो आपको पता चल गया होगा। फिर हमारा देश जो है ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत वृत्त के अधिक निकट स्थित है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमारा भारत देश जो है उसके मध्य से क्या होकर गुजरती है, कर्क रेखा, यानी कि ये आपके मान लो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से निकलती है, और 8 डिग्री के आसपास यहाँ पर जो है आपका जो है लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा कि 0 डिग्री के अधिक नज़दीक है, ना कि उत्तरी ध्रुव के नज़दीक। हमारा जो भारत के लोकेशन को आप मैप में देखेंगे तो विषुवत वृत्त के रेखा के क्या है, नज़दीक पड़ता है। अतः बर्फ तथा हिम से स्थायी रूप से ढके क्षेत्र उत्तर की उच्च पर्वत श्रेणियों पर ही सीमित हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, जहाँ पर जो है विषुवत रेखा के नज़दीक के क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फ कहाँ मिलेगी,
वहाँ पे जाहिर सी बर्फ वहाँ पे मिलेगी जहाँ पे ऊंचे क्षेत्र होंगे। तो आप उत्तर में जाएंगे तो हिमालय के रेंज में जाएंगे, हिमालय पर्वत क्षेत्र में, तो वहाँ पे ऊंचे जो पर्वत की चोटियाँ वगैरह हैं वहाँ पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ प्रतिवर्ष हिमपात अधिक होता है, ठीक है, हिमपात मतलब बर्फबारी, किंतु हिम का पिघलना उससे कम होता है। यानी कि बर्फबारी ज़्यादा हो रही है लेकिन जो हिम का पिघलना है, मेल्टिंग होती है, वो कम होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, वे क्षेत्र स्थायी रूप से हिम और बर्फ से ढके रहते हैं। इसमें होता क्या है, इनपुट ज़्यादा है, बर्फ आ ज़्यादा रही है और मेल्ट होकर के जा कम रही है, तो इससे क्या होगा, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमेशा बर्फ से ढका रहेगा। इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हिम क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे हिम क्षेत्र क्या हो गया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्ष भर जो है हिम जमा रहता हो उस क्षेत्र पर। वह न्यूनतम सीमा जिसके ऊपर सदैव हिम तथा बर्फ जमी रहती है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हिम रेखा। ठीक है, तो हिम रेखा क्या होती है, जहाँ पे हमेशा बर्फ जो है जमी ही रहती है। इसलिए हिम क्षेत्र हमेशा हिम रेखा से ऊपर ही स्थित होते हैं, क्योंकि हिम रेखा वो रेखा हो गई जिसके जहाँ पर जो है हमेशा जो है सदैव बर्फ जो क्या रहती है उस रेखा के ऊपर जमी ही रहती है। फिर विषुवत प्रदेश में हिम रेखा जो है समुद्र तल से 5500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो विषुवतीय क्षेत्र जो आपका है, जैसे तो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था किलिमंजारो पर्वत का, तो किलिमंजारो पर्वत जो है 5500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ही है, तभी वहां पे बर्फ है। अगर 5500 मीटर से कम ऊंचाई का अगर होता मान लो पर्वत वो, तो वहां पे बर्फ आपको नहीं दिखती। क्या तुम अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में से ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हो जहां स्थायी हिम क्षेत्र विषुवत वृत्त के अत्यंत निकट स्थित हैं? तो आप देखेंगे मैप में जाइए आप, तो अफ्रीका में हमने तो आपको बता दिया किलिमंजारो मिल जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जाओगे आप तो वहां पे कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको, एंडीज मिलेगी। तो एंडीज पर्वत श्रेणी आप देखेंगे तो एंडीज पर्वत श्रेणी की जो ऊंची ऊंची चोटी है वहां पे आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। इन दो प्रदेशों में सदा हिम से ढकी रहने वाली चोटियों की ऊंचाई अपनी एटलस में देखकर ज्ञात करो। तो आप मैप में देखिए, आपकी जो स्कूल एटलस है वहां पे मैप में देखेंगे तो इस एरिया में यानी 0 डिग्री जो एरिया है वहां से वहां पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं उपस्थित हैं उनको आप नोट कीजिए और उनकी ऊंचाई देखिए कि कितनी है। उनकी आप ऊंचाई देखेंगे तो 5500 मीटर से अधिक ही ऊंची होंगी, क्योंकि ये हिम रेखा है। अगर 5500 मीटर से अधिक ऊंची नहीं है तो वहां पे आपको बर्फ नहीं दिखाई देगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हिमालय की बात कर लेते हैं। तो हिमालय में हिम रेखा जो है समुद्र तल से 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी कि इससे अधिक ऊंचाई पर जाएंगे आप तो वहां पे जो है जो क्षेत्र होगा वो हमेशा हिम से ढका रहेगा। ध्रुवीय प्रदेशों में जहां सदा ही बहुत ठंड पड़ती है वहां जो है हिम रेखा समुद्र तल तक पहुंच जाती है। यानी कि जो सी लेवल है तो यानी कि समुद्र की जो ऊंचाई है उससे 0 ऊंचाई पर 0 मीटर की ऊंचाई, यानी कि जितना सी लेवल है उतनी ही ऊंचाई पर आपको क्या मिल जाएगी, बर्फ मिल जाएगी। यानी धरातल पे यानी सरफेस पे ही मिल जाएगी आपको, ऊंचाई पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव महासागर का अधिक भाग क्या है, स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। अब देखेंगे आप वहां पर क्या इतना ज्यादा तापमान कम है कि वहां के जो महासागर है वो भी क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जमे हुए रहते हैं हमेशा। तुम्हें याद होगा कि ग्रीनलैंड तथा कनाडा के उत्तर में स्थित अनेक द्वीप क्या है, स्थायी रूप से यानी हमेशा हिम और बर्फ से ढके रहते हैं। क्या तुम्हें यह भी याद है कि संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप स्थायी रूप से हिम और बर्फ से ढका रहता है? जो अंटार्कटिक है जो, ठीक है, वो भी क्या है हमेशा जो दक्षिणी ध्रुव पे है, महाद्वीप पे है पहली बात तो एक, और वो हमेशा कैसा रहता है, बर्फ से हमेशा ढका रहता है। उस पर हमेशा जो है बर्फ की चादर से वो ढका रहता है। इस प्रकार का विशाल और गहरी बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र महाद्वीपीय हिम चादर या हिम आवरण कहलाता है। यानी कि जो बहुत ही मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलेंगे हम, हिम आवरण। फिर इस प्रकार के महाद्वीप क्या है, हिम आवरण आजकल केवल ध्रुवीय प्रदेशों में ही सीमित हैं। वे पहले की अपेक्षा कम और छोटे हैं। यानी कि जो हिम आवरण है उनकी संख्या में क्या हो गई है, कमी आ गई है और वो छोटे हो गए हैं आकार में।
फिर भी यह ज्ञात किया जा चुका है कि ध्रुवीय हिम आवरण अतीत में यानी जो पहले बहुत पुराने समय में विषुवत वृत्त की ओर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए अग्रसर हुए थे। यानी कि विषुवत रेखा जो है वहां तक जो है फैले हुए, मान लीजिए विषुवत रेखा आपकी 0 डिग्री हो गई और यहाँ के कुछ जो महाद्वीप हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, तो यहाँ तक फैला हुआ था। अब क्या है, जो आवरण है वो यहाँ तक ही केवल सीमित है, ठीक है, और यहाँ तक केवल सीमित है। तो पहले क्या हुआ था, जब ठंड के समय आते हैं यानी कि कुछ युग रहे हैं जिसको बोलते हैं हिम युग बोलते हैं, तो हिम युग के समय जो है बर्फ का जो क्षेत्र है जो है वो जो विषुवत रेखा है उसकी तरफ क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। फिर पृथ्वी के बहुत बड़े भागों के हिम आवरण से आच्छादित रहने वाली अवधियों को क्या बोलते हैं, हिमकाल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिम युग बोलो या फिर हिमकाल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइस एज, ठीक है, आइस एज का समय था। तो आइस एज के समय क्या होता है, जो पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत जो हिम है जो पहले ध्रुवीय क्षेत्रों में था वो कहाँ आ जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, विषुवत रेखा की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और आच्छादित का मतलब क्या होता है, कवर होना, यानी कि उसको ढक लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं गतिमान बर्फ का कार्य क्या होता है, यानी कि क्या करती है। जो अगर मान लो कोई बहुत बड़ी आइस है, ठीक है, वो आगे बढ़ रही है, फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, तो हिम आवरणों और हिम क्षेत्रों से हिमानियों की उत्पत्ति होती है। जैसा कि तुम जानते हो कि हिमानियाँ वह मंद गति से बहती हुई नदियां हैं। तो क्या पहली बात क्या होती है, मंद गति से धीरे धीरे ये बहती हैं, ठीक है, जो हिम तथा बर्फ के विशाल जमाव से निर्मित होती हैं। तो ये बनी किससे होती है, नाम से स्पष्ट है, हिमानियाँ तो हिम से बनी होंगी या फिर बर्फ से बनी होंगी, ठीक है। वे प्रतिदिन कुछ ही मीटर की चाल से रेंगती हैं, यानी कि पानी की तरह नहीं, वो तेजी से नहीं बहती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो हिमानियाँ होती है वो बहुत ही धीमी गति से बहती हैं, एक दिन में कुछ मीटर चल पाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही धीमी गति यानी मंद गति से ये चलती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखा, हमारे देश में जो है गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री यहाँ से यमुना निकलती है, नाम की 2 प्रसिद्ध हिमानियाँ हैं। हिमानी द्वारा स्थल का स्वरूप अनेक प्रकार से रूपांतरित किया जाता है, यानी कि परिवर्तित किया जाता है। उससे अपर्दन तथा निक्षेपण दोनों होते रहते हैं, यानी कि जो हिमानी होती है वो क्या करेगी, या अपर्दन भी करती है वो, और साथ में निक्षेपण यानी डेपोजिशन भी करती है, यानी इरोजन एंड डेपोजिशन दोनों काम वो करती है। नदियों के समान हिमानियाँ भी क्या है, अपनी घाटियाँ बनाती हैं। जैसे नदी चलती है तो घाटी क्या होती है, जिसके अंदर नदी बहती है उसको घाटी बोलते हैं। ऐसे ही क्या हिमानी जहाँ बहेगी तो वो भी क्या करेगी, घाटी का निर्माण करती है। अतः जो घाटियाँ हिमानियों द्वारा बनी होती है उनके तल चौरस और किनारे क्या होते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। तो जो अगर आप इन नदियों का, इन नदी घाटियों का यानी हिमानी नदी घाटियों का आप अध्ययन करेंगे, वहाँ पे देखने जाएंगे तो आपको कैसी दिखाई देगी घाटी, ऐसे दिखाई देगी, ऐसे यू आकार होता है ये, ठीक है। तो चौरस है ये, ठीक है, और इनके ढाल जो है कैसे हैं, खड़े ढाल होते हैं। तो कभी भी आप इस यहाँ पे खड़े अगर हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं तो देखेंगे अगर घाटी को कैसी दिखाई देगी, ऐसे यू आकार की एक घाटी दिखाई देगी। आप इसके अंदर उतरना चाहते हैं तो ऐसे जाएंगे तो पहले खड़े ढाल मिलेंगे आपको, फिर नीचे समतल मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे खड़े ढाल मिलेंगे, फिर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये खास बात है, हमेशा ध्यान रखना, जो यू आकार की घाटी है तो वो कौन बनाती है, तो हिमानी नदी घाटियाँ बनाती है, यानी हिम से बनने वाली जो है स्थलाकृति है वो कैसी होती है, यू आकार की घाटी बनती है। फिर अपने विशेष प्रकार के आकार के कारण उन्हें यू आकार की घाटी कहा जाता है। फिर हिमानियाँ अपने साथ सैल मतलब जो चट्टान के टुकड़े होते हैं, तो सैलों के छोटे और बड़े, तो इसमें ध्यान रखना बड़े आकार के भी टुकड़े होते हैं और छोटे आकार के भी होते हैं, को साथ लेकर चलती हैं। मार्ग में वे कुछ स्थानों पर छूट जाते हैं, यानी कि छूट जाते हैं जब उनकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं रह जाती है। हिमानी द्वारा छोड़े गए निक्षेप जो होते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हिमोड़, ठीक है।
तो जैसे नदी चलती है तो अपने साथ अवसाद को लेके चलती है, छोटे छोटे आकार के कण को लेके चलती है, लेकिन जो हिमानी होते हैं वो बड़े और छोटे दोनों आकार के कणों को लेके चलती है, और जहाँ पर वो छोड़ देती है इकट्ठा करके उसको क्या बोलते हैं, हिमोड़। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, हिमोड़ बोलेंगे हम। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला पवन के कार्य। तो हमने अब तक पिछले वीडियो में हमने देखा था नदी के कार्य देख लिए, इस वीडियो में हमने अभी देखा हिमानी के कार्य देख लिए। अब हम अगला जो तीसरा है वो क्या देखेंगे, पवन का कार्य, यानी कि पवन जो है कैसे जो है स्थल रूपों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो पवन भी क्रमण का एक क्या प्रसिद्ध कारक है। पवन अधिवृद्धि और निम्नीकरण की दोनों ही क्रियाओं को करता है। अधिवृद्धि मतलब कुछ ऐड करेगा, और निम्नीकरण का मतलब क्या होगा, उसमें से कुछ कमी करेगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो हमने देख भी लिया था कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें। वह मरु प्रदेशों में अधिक प्रभावकारी होता है। मरु प्रदेश कौन से होते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो जो डेजर्ट एरिया होते हैं, डेजर्ट एरिया वहाँ पे जो है पवन जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, यानी कि पवन वहाँ पे बहुत ही तेज चलती हैं, और जो हवाएं चलती हैं वहाँ पे पवन चलती हैं, उनमें क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो वहाँ पे जो है पवन के द्वारा जो अपर्दन कार्य होता है या फिर निक्षेपण का कार्य होता है, यानी कि डिपोजिशन एंड इरोजन का कार्य जो होता है पवन के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रभावकारी होता है। ठीक है, जबकि इन प्रदेशों में ना तो बहता जल और ना ही हिमानी प्रभावी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो डेजर्ट एरिया होते हैं तो वहाँ पे तो बारिश तो होती नहीं है, तो पानी तो होगा ही नहीं, तो बहता हुआ जल नहीं है, तो वहाँ पे ये प्रभावकारी नहीं होंगे। और हिमानी तो डेजर्ट है, वहाँ बारिश नहीं है। अगर मान लो कोल्ड डेजर्ट है भी, पहली बात अगर गर्म हॉट डेजर्ट है तो वहाँ तो बर्फ होना ही संभव नहीं है। फिर सपोज दैट कोल्ड डेजर्ट अगर है भी, तो कोल्ड डेजर्ट में भी बर्फ होनी चाहिए। अब बर्फ बनने के लिए पानी चाहिए, तो पानी वहाँ पे नहीं, तो वहाँ पर ये भी प्रभावी नहीं होंगे। तो वहाँ पे कौन प्रभावी होगा मुख्य, तो वहाँ पे जो है पवन ही जो है वो प्रभावी होगी, वही स्थल रूपों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। आर्द्रता तथा वनस्पति के अभाव में शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के कण आसानी से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देखिए अगर मिट्टी कैसी हो, सूखी हो, यानी कि पानी की कमी है, यानी आर्द्रता की क्या है, कमी है, और पेड़ पौधे भी नहीं वहाँ पर हैं, तो मिट्टी कैसी हो जाती है, वहाँ की बलुई होती है। ठीक है, तो उनके जो कण होते हैं आपस में उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती है, पकड़ नहीं होती है। तो पकड़ नहीं हो जाती तो क्या होते हैं, ऐसे में क्या हवा आसानी से उनको उड़ा करके अपने साथ ले जाती है। वे पवन द्वारा आसानी से उठाकर ले जाए जाते हैं। तेज पवन न केवल महीन मिट्टी व धूल के कणों को उड़ा ले जाती है, अपितु बालू बजरी को भी उड़ा ले जाती है, यानी थोड़ा जो बड़े आकार के कण हैं उनको भी उड़ा ले जाती है वो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार जो है धूल भरी आंधियां जो हैं मृदा की उपजाऊ ऊपरी परतों का क्या करती हैं, अपर्दन करती रहती हैं। यानी जो ऊपर की लेयर होती है, कहीं भी आप जाइएगा तो जो सतह होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वही सबसे ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो ऐसे में क्या है, मान लो ये बलुई मिट्टी है, यानी कि यहाँ पे आर्द्रता कम है, वनस्पति नहीं है, यहाँ हवाएं चलेंगी तो क्या होगी, अपने साथ ये मिट्टी को उड़ा कर ले जाएंगी। तो यहाँ की जो उर्वरक मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, उसका ह्रास हो जाएगा, यानी कि उर्वरक मिट्टी की कमी हो जाएगी। फिर लोएस निक्षेपों के विषय में तुम जानते हो कि इनका निर्माण पवन द्वारा दूर दूर से उठाकर लाई गई मिट्टी से होता है। ठीक है, तो अब जैसे एक जगह से हवा ने क्या किया, पवन ने क्या किया, एक जगह से मिट्टी को उठाया है, तो उसको कहीं ना कहीं तो जा करके उसको डालेगा, यानी कि डिपोजिशन करेगा, निक्षेपण करेगा। तो उसी से क्या बनती है, लोएस के मैदान बनते हैं। तो वही लिखा हुआ है, महीन मिट्टी या धूल कणों के जमाव से हुआ होता है। यानी कि मान लो किसी स्थान से मिट्टी को पवन ने उड़ाया और फिर दूसरे स्थान पर जाकर के उसका क्या कर दिया, निक्षेपण कर दिया, यानी यहाँ पे गिरा दिया, उसको मिट्टी का लेयर जमा दिया। तो इससे क्या बन जाते हैं, लोएस के मैदान। तो इसको ध्यान रखिएगा, लोएस के मैदान हमेशा कैसे बनते हैं, पवन के द्वारा बनते हैं, पवनों के कार्य के हैं, यानी कि पवन के द्वारा जो बालू के कण होते हैं उनके निक्षेपण से जो है लोएस के मैदान बनते हैं। कहाँ बनेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र के आसपास बनेंगे। फिर हजारों वर्षों से पवन द्वारा किए गए इस मंद किंतु सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, लगातार,
कार्य से ये निक्षेप सैकड़ों मीटर गहरे बन गए, यानी कि बहुत मोटी चादर बन गई है। जो लोएस के मैदान होते हैं काफ़ी मोटाई हो जाती है उनकी, ठीक है, सैकड़ों मीटर गहरे, जो बहुत लंबे समय से हजारों लाखों वर्षों से जो है वो काम चल रहा है। तो लगातार मिट्टी आके उड़ उड़ के गिरती आ रही है एक पर्टिकुलर स्थान पर, जिससे क्या होता है, इनकी जो मोटाई होती है, जो लोएस के मैदानों की, बहुत ही मोटी होती है, सैकड़ों मीटर जो है मोटे होते हैं वो। फिर बालू टिब्बा जो है मरुभूमि में विकसित एक विशेष प्रकार का क्या है, स्थल आकार है। इसका निर्माण कैसे होता है, पवन के निक्षेपण से होता है। तो जो बालू के टिब्बे आपने देखा होगा, अगर कोई राजस्थान से या फिर किसी मरुस्थलीय क्षेत्र की मूवी अगर आप देख रहे होंगे, बनी हुई सीन अगर उसमें है कोई, तो आपने देखा होगा ऐसे जो है बालू के टिब्बे जो है दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ये भी जो है, जो कैसे बनते हैं, बालू के जो टिब्बे होते हैं वो भी जो है पवन के जो है निक्षेपण से ही, यानी कि डेपोजिशन से ही बनते हैं। बालू टिब्बा जो है बालू का एक टीला है जिसमें शिखर होता है, यानी कि ये भाग जो हो गया ऊंचाई वाला भाग हो गया, उसको क्या बोलेंगे, शिखर होता है। यह कुछ कुछ गतिशील होता है, यानी कि आज यहाँ पर है तो आगे चल के हवा उड़ा करके फिर दूसरी इसको लेके जाएगी, तो ये आगे और आगे बढ़ जाएगा। तो समय के साथ क्या होता है, ये गतिशील होता रहता है, यानी कि हवा इसको क्या करती रहती है, आगे की ओर बढ़ाती रहती है धीरे धीरे करके, ठीक है, क्योंकि यह प्रचलित पवनों की दिशा में धीरे धीरे खिसकता रहता है। इसकी उत्पत्ति जो है पवन के मार्ग में अवरोध आ जाने से होती है, ठीक है। टिब्बों का आकार जो है भिन्न भिन्न होता है, तो इनको आकार बड़े से लेकर छोटा हो सकता है, और उनकी ऊंचाई जो है कुछ मीटरों से लेकर 300 मीटर तक होती है, यानी कि 300 मीटर तक उनकी ऊंचाई भी हो सकती है, ठीक है। तो इनका आकार जो है भिन्न भिन्न होता है। चलिए, अब जो अगला जो है आपका जो चौथा जो है वो क्या है, समुद्री तरंगों के कार्य, ठीक है। तो समुद्री तरंगे भी जो हैं स्थल रूपों के निर्माण में सहायक होती हैं, वो भी जो है स्थलाकृतियों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो समुद्री तरंगे पहली बात कहाँ चलेंगी, समुद्री भागों में चलेंगी, यानी तटीय क्षेत्रों में। तो समुद्र भी समतलन का एक प्रसिद्ध कारक है। इसका अपर्दन तथा निक्षेपण कार्य तटीय क्षेत्रों तक क्या है, सीमित है, क्योंकि समुद्री तरंगे कहाँ चलेंगी, समुद्र में चलेंगी, और समुद्र, अब इनका प्रभाव कहाँ तक रहेगा, जो तटीय क्षेत्र होगा वहीं तक इनका जो प्रभाव सीमित होगा। प्रबल सागर तरंगे जो हैं दिन रात, यानी कि लगातार 24 घंटे तट से क्या करती हैं, टकराती हुई कड़ी चट्टानों को छिन्न भिन्न, यानी कि टूट फूट करके करने में क्या है, सफल होती हैं। सैलों के ढीले टुकड़े और बालू उनके इस कार्य में अधिक सहायक होते हैं। वे पदार्थ मानो सागर तरंगों के काटने वाले औजार ही बन जाते हैं, यानी कि जो पानी में जो घुले हुए जो बालू के कण होते हैं या फिर सैल के टुकड़े होते हैं, चट्टान के टुकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, इन सागरों के तरंग को जो है मजबूत करते हैं, यानी ताकत प्रदान करते हैं, जिससे जो है चट्टानों को आसानी से काट देते हैं। सागर तरंगों द्वारा किया हुआ अपर्दन जो है समुद्री अपर्दन कहलाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि समुद्री अपर्दन क्या है, तो जो सागरी तरंगे जो अपर्दन का कार्य करती हैं, ठीक है, ओशियन वेव, वही समुद्री अपर्दन कहलाएगा आपका। फिर देखिए, सागर तरंगे जो है निक्षेपण भी करती हैं। तो अब डेपोजिशन करेंगी तो क्या होगा, उससे जो है, जो आपके देखा होगा आपने बीच, आप देखते होंगे बीच जो होता है, तो बीच कैसे बनते हैं, तो वो सागरी तरंगों के निक्षेपण से ही इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो सागर तरंगे निक्षेपण भी करती हैं। समुद्र की लहरों और धाराओं से शैलखंडों, बजरी और कीचड़ की बराबर छटनी होती रहती है, और उनका जो निक्षेप तट पर अथवा समुद्र नितल पर होता रहता है, यानी कि ओशन बॉटम। समुद्र नितल का मतलब क्या है, ओशन बॉटम, यानी कि जिसके ऊपर समुद्र होते हैं उसके निचली सतह को बोलते हैं, ठीक है, ओशन बॉटम बोलते हैं इसको। तट के सहारे जो है समुद्री निक्षेप तट रेखाओं को अनेक प्रकार से क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, तटों के जिन स्थानों पर बालू हो गए, बजरी हो गया और गुटके अस्थायी रूप से जमा हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पुलीन, ठीक है, इसी को बोलते हैं बीच। पुलीन को ही हिंदी में बोलते हैं, पुलीन को इंग्लिश में बोलते हैं बीच। मद्रास का
ट्रिप्लिकेन या फिर मेरीना बीच जो है भारत का एक प्रसिद्ध पुलिन है। कभी कभी जो है बालू और बजरी के तटबंध सागर नित्तल पर तट के निकट ही बन जाते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, रोधिका बोलते हैं। तो जो तटीय क्षेत्र है मान लो, और यही पानी के अंदर जैसे जमाव हो गया इनका, ठीक है, ऐसे जमाव हो गया, मान लो पानी के अंदर ही जमाव है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, ठीक है ऐसे, तो उसी को क्या बोलते हैं, रोधिका। तटवर्ती जहाज रानी के लिए वे प्रायः खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जो जहाज होते हैं बड़े बड़े वो आके इसमें रोधिका में आके टकरा जाएंगे और फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी जो है बालू की रोधिका मुख्य सागर जल से सागर के एक भाग या एक खाड़ी को लगभग क्या कर देता है, अलग कर देती है, यानी कि बीच में एक दीवार की तरह बन जाती हैं। उसके फलस्वरूप तट पर खारे पानी की झीलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। लैगून क्या होता है, मान लो ये तटीय रेखा हो गई और उसके बीच ये मान लो आपके ये ऐसे मान लो कोई ये अवरोधिका हो गई, ठीक है, मान लो इधर से भी उसने बाउंड्री खींच दी इसे, तो इसके बीच में जो पानी भरा हुआ है, इधर तो समुद्र हो गया, इसके बीच में जो पानी होगा वो कैसा होगा, खारा होगा, खारा जल होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं, ठीक है। लैगूनों का संबंध जो है खुले समुद्र से एक संकीर्ण निकास द्वारा होता है। भारत के मालाबार तट पर अनेक लैगून हैं, ठीक है। तो केरल के जो तट को क्या बोलते हैं, मालाबार का तट भी बोलते हैं इसको, है जो केरल का तट है, तो वहां पे जो है बहुत सारे लैगून पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर जो है दो बड़े लैगून हैं, जो उड़ीसा में चिल्का झील हो गई जी, ठीक है, चिल्का झील का नाम सुना होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी पूछा था कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। और मद्रास के निकट कौन सा है, पुलिकट झील है। तो मद्रास के पास जो है आपको पुलिकट झील मिल जाएगी और उड़ीसा के पास क्या मिल जाएगा आपको, चिलिका झील मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी कैसे हैं, ऐसे ही बने हैं ये रोधिका के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्राकृतिक कारक जी किस प्रकार से स्थल के स्वरूप को क्या करते हैं, परिवर्तित करने में लगे हुए हैं। प्रकृति के ये तरीके इतने अनोखे हैं जो चुपचाप अनेक प्रकार के स्थल आकारों को सदैव विकसित करते रहते हैं। फिर आप देखते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी यानी जो आपकी सॉइल होती है, तो उसके सॉइल का फॉर्मेशन देखेंगे हम। तो मृदा के निर्माण और संरक्षण के अध्ययन के बिना स्थलाकृतियों का अध्ययन क्या है, अधूरा है। मिट्टी अथवा मृदा मनुष्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक साधन है। क्यों, क्योंकि इसी में हम खेती करते हैं और अपना अनाज प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा जो जीवन यापन होता है। मृदा से ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सारा भोजन क्या होता है, प्राप्त होता है। फिर कह रहा क्या तुम सोच सकते हो कि मांस, दूध और मक्खन जैसे पशु उत्पाद भी एक प्रकार से मृदा से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये लोग भी तो जो है पेड़ पौधों को ही खाते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं या फिर पालतू जानवर होते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। और पेड़ पौधे अपना जो पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, और फिर हम उन मांस को हम खाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो जीवन का आधार है वही क्या है, मृदा है। मृदा से ही जो है सबको भोजन प्राप्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अपक्षय और अपर्दन की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के हम अत्यंत ऋणी हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से होती हैं, इसको हम तो करते नहीं है। जो अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, वो प्राकृतिक रूप से चलता रहता है। यदि यह प्रक्रियाएं नहीं होती, मान लो सपोज दैट अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया नहीं होती, तो क्या होगा, उससे मिट्टी नहीं बनती। अब मिट्टी नहीं बनती तो मानव फसल कैसे उगाता, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, यदि यह प्रक्रियाएं नहीं होती तो वह मृदा भी ना होती, जिसे मनुष्य अनेक प्रकार की फसलों को उगाने के लिए जोतता है। अपक्षय की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जो है मृदा का निर्माण एक अत्यंत मंद प्रक्रिया है। मृदा की जो है 2 से 1/2 सेंटीमीटर मोटी परत जमने में 1 सहस्त्र यानी कि 100 साल, 1000 साल, ठीक है, वर्ष लग जा सकते हैं। यानी कि इतनी पतली सी जो परत को भी बनने में या फिर जमने में जो है 1000 साल लग जाते हैं, सोच सकते हैं आप हैं।
ठीक है। तो बहुत लंबे समय में बनती है जो मृदा। फिर कह रहा है तुम देखोगे कि मृदा शैलों से प्राप्त होती है। जो शैल होते हैं यानी कि जो चट्टान होती है उसी से मृदा बनती है। शैलों के ऊपरी स्तर जो है सैने सैने यानी कि धीरे धीरे बड़े टुकड़ों में टूटते जाते हैं। तत्पश्चात वे टुकड़े छोटे होते जाते हैं और गाद बन जाते हैं। तो पहले चट्टान टूटेगी, उससे बड़े बड़े टुकड़े होंगे, फिर उन जो बड़े बड़े टुकड़े का फिर से टूटेंगे वो, और फिर क्या हो छोटे छोटे टुकड़े में बदलेंगे, और बाद में वो गाद यानी कि सेडिमेंट जो होते हैं, सिल्ट बहुत महीन आकार के, उसमें वो बदल जाते हैं। इससे क्या बोलते हैं, अवमृदा कहते हैं। अंततोगत्वा यानी कि अंत में जो हमें मिट्टी की वह मोटी परत मिल जाती है जो हमारे भोजन प्राप्ति के लिए कितनी उपयोगी है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बनती है मिट्टी। फिर वास्तव में जो मृदा हमारे अधिक उपयोग की है वह भूपर्पटी का सबसे ऊपरी स्तर है। यानी जो हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो भूपर्पटी पाई जाती है, तो भूपर्पटी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको, वही हमारे जो है लिए सबसे उपयोगी मृदा होती है। उसमें क्या है, महीन और चूर्ण किया हुआ खनिज पदार्थ और ह्यूमस रहता है। ठीक है, जैसा कि तुम जानते हो ह्यूमस वह महीन पदार्थ है। अब ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक बहुत ही महीन पदार्थ है जो पौधों और पशुओं यानी कि जैविक जो अवशेष होते हैं, जैविक, ठीक है, जो बायोटिक अवशेष होते हैं उनसे जो है प्राप्त हुआ है। ह्यूमस उससे बनता है। मतलब पत्ती वगैरह हो गए, पेड़ वगैरह हो तो सड़ जाते हैं तो बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं, या फिर कोई जंगली जानवर हो या फिर कोई भी जानवर है वो मृत्यु के बाद वो जो है मिट्टी में मिल जाता है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, ह्यूमस बोलते हैं। तो जो ह्यूमस का होता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं लाइक पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं उनसे जो है बनता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस की जो उपस्थिति है मृदा को क्या करती है, उर्वर बनाती है यानी कि फर्टाइल करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए स्थल पर जो है घास, स्थल पर घास है, पौधों है, वृक्षों का होना हमारे लिए अनेक प्रकार से क्या है, उपयोगी है। उनके जो अवशेष हैं मृदा में मिलकर ह्यूमस की क्या करते हैं, मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा अधिक उपजाऊ बन जाती है। तो जो चाहे घास हो गया, पौधे हो गए, वृक्ष हो गए, ये जो है मृदा को क्या करते हैं, उपजाऊपन बनाते हैं, उसकी उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। वनस्पति की जो जड़ें हैं ऊपरी परत को बांधने में भी क्या होती है, सहायक होती हैं। तो आपने देखा होगा जो कि कोई भी पेड़ पौधे होते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी के कणों को अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो इससे क्या होता है, वो वहीं पर रहती है मिट्टी और हवा के प्रभाव में वो उड़ती नहीं है। जल पवन द्वारा उसके बहाए जाने में क्या होती है, रुकावट होती है। तो पानी से भी बहने में भी रोकती है। पवन जो होती है उसके बहाव में मिट्टी उड़ ना जाए उसको भी रोकती है। कौन, वनस्पति की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करती हैं, पकड़ के रखती हैं। फिर मृदा का संरक्षण की बात कर लेते हैं। अब मृदा जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मानव के लिए। अब उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे जो है उसका संरक्षित कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो दुर्भाग्य से मनुष्य जो है प्रायः प्राकृतिक वनस्पति की उपयोगिता की ओर ध्यान नहीं देता और वह वृक्षों को काट देता है और जंगलों को क्या कर देता है, साफ कर देता है। अब देखिए पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, फिर मिट्टी का क्या हो जाता है, अपरदन होता है। ठीक है, वह स्वयं घास तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति को क्या करता है, हटा देता है। या पालतू पशुओं द्वारा अति चराई यानी कि ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा चराई करा दी यानी कि बिल्कुल ही साफ ही खा गए, पूरा जो जानवर हैं वहाँ की पूरी तरह से घास को खा गए, उसको बोलेंगे कि हम अति चराई करके उन्हें नष्ट करता है। ऐसी नग्न और उपेक्षित मिट्टी का अपरदन बहते हुए जल हो गया और पवन द्वारा होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे अब वनस्पति नहीं रह गई है। वनस्पति नहीं होगी तो क्या होगी, उसका अपरदन हो जाएगा, किसके द्वारा, पवन के द्वारा और जल के द्वारा। तुम जानते हो कि अपरदन के दो रूप हैं, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। तो इससे पहले वाले वीडियो हम देखा था कि परत अपरदन क्या होती है और अवनालिका अपरदन क्या होता है। किसी भी मूल्य पर इनसे बचना चाहिए, यानी कि परत अपरदन नहीं होना चाहिए और अवनालिका अपरदन भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो कि जो मिट्टी हजारों वर्षों में प्रकृति द्वारा विकसित की गई थी, संभव है कि वह प्रवाहित जल और पवनों द्वारा कुछ ही वर्षों में सदा के लिए क्या है, समुद्र की भेंट
चढ़ जाएगी, क्योंकि ये अंत में कहाँ जाएगी, पानी के रास्ते से बहते बहते वो समुद्र में मिट्टी चली जाएगी। तो हमें तो मिट्टी कहाँ चाहिए, हमें तो मिट्टी जो है अपने खेतों में चाहिए, अपने घर के आसपास चाहिए। तो अगर वो समुद्र में चल जाएगी तो हमारे किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। और नई मिट्टी बनने के लिए जो क्या है, लाखों वर्ष चाहिए होते हैं। फिर देखते हैं, यदि हमें अपनी निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक भोजन की आवश्यकता को पूरा करना है, तो क्या हम अपनी मृदा की उपेक्षा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी ही नहीं होगी तो हम कहाँ से फसल कहाँ उगाएंगे फिर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार और समझदार किसान मृदा के संरक्षण और उसकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं। सुरक्षा अनेक साधनों से की जा सकती है, जैसे कि अंधाधुंध पेड़ों का गिराना और बिना परवाह किए जंगलों को काटना हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना होगा। अधिक से अधिक क्या है, वृक्ष लगाने के हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। यही कारण है कि हम प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाते हैं, ठीक है, ताकि जो है वनों का संरक्षण किया जा सके। हमें अपने पशुओं, भेड़ों और बकरियों द्वारा अति चराई यानी कि ओवर ग्रेजिंग से भूमि को बचाना चाहिए। कृषि क्षेत्रों का समतलन और सीमा बंधन ठीक प्रकार से करना चाहिए। सीमा बंधन का मतलब जो बॉर्डर बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसको सही तरीके से करना चाहिए। फिर क्या है, पहाड़ों पर क्या है, सीढ़ीदार क्षेत्र जो है अधिक उपयुक्त होते हैं। तो वहाँ जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे खेती करने के लिए जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो मान लो कोई पर्वत है, मान लो, ठीक है, पर्वतीय एरिया है, इस वाले एरिया पर अगर आपको खेती करनी है तो हमेशा कैसे खेती करनी चाहिए, इस तरह से जो है मेड़बंदी करनी चाहिए। मेड़बंदी ऐसे करेंगे हम, ताकि जो बारिश का पानी होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ की जो मिट्टी होगी वो तेजी से नहीं बहेगी, ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी जो है धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि वे भली प्रकार के से समतलित और बंधित किए जाते हैं। फिर क्या, उससे जल तथा मृदा के संरक्षण में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। यानी कि इस तरह से अगर खेती करेंगे हम तो उसमें जो है मृदा के संरक्षण में सहायता हमको मिलती है। क्या हम दोनों में से एक के बिना भी काम अपना चला सकते हैं? यानी कि मृदा और अगर जल है तो दोनों की कमी जो है वो हमें क्या करेगी, समस्याएं हमारे सामने खड़ी करेगी। पानी की कमी है तब भी दिक्कत है, और मृदा की कमी है तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हमने देख लिया कि कैसे जो है स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो इसमें हमने देखा हिमानी जो होती है वो कैसे करती है, पवन कैसे करती है, और साथ में देखा सागरीय तरंगें कैसे करती है। साथ में हमने इसमें चैप्टर में देखा कि मृदा जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसके संरक्षण करने की आवश्यकता क्या है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी एस्से क्रम में भी लिख सकते हैं। कोई अगर प्राकृतिक से संबंधित एस्से लिखा आए, आपका प्रदूषण से संबंधित एस्से आए, तो वहाँ पर भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो को पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।